हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 फरवरी के जो भी न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग उनके बारे में। तो पहला एक्चुअली मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यूएसए से ना 200 से ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स, वो वापस लौट के आए हैं मिलिट्री जो चॉपर है उसमें, फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। और वो लेकिन आज ना न्यूज़ आया है कि वो 200 नहीं, सिर्फ 100 ही लोग थे। 100 ही लोग हैं जो, क्योंकि वो ना अमृतसर का जो एयरपोर्ट है, मिलिट्री एयरपोर्ट है, वहाँ पे वो चॉपर उतरा था। तो उसमें से देखा गया कि ऑलमोस्ट 100 लोग निकले हैं, और ये भी कंफर्म नहीं है कि वो 100 ही हैं या 100 से थोड़े ज़्यादा हैं, 100 से थोड़े कम हैं। तो ये न्यूज़ ना बहुत कंफर्म न्यूज़ नहीं है, अभी थोड़ा पता चल गया इसके बारे में, जैसे-जैसे इंडिया की प्रतिक्रिया क्या आती है इसके ऊपर, ठीक है ना? तो अब ये चीज़ फुल कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी न्यूज़ में आया मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अगला जो न्यूज़ है वो दिल्ली असेंबली के बारे में, इलेक्शन के बारे में। तो एक्चुअली कल दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, तो देखा मतलब वहाँ पे देखा गया है कि जो वोटिंग परसेंटेज था, जो पोलिंग परसेंटेज है, वो काफ़ी गिर गया है। और 2025 में इस बार जो परसेंटेज रहा है वोटिंग का, वो रहा है 60%, 60.44%, ठीक है, 60.44%। एक परसेंटेज रहा है वोटिंग परसेंटेज, जो कि काफ़ी कम है और 2020 से भी कम है। 2020 में 62.59% रहा था, 62.59%, 62.59%, ठीक है। और ये और 15 था ना, उसमें तो इससे भी ज़्यादा था एक्चुअली, 67.5%, ठीक है, ये था। तो मतलब ये है कि ना, सोचो 2015 में 67.5% वोटिंग परसेंटेज था, और 2025 में वो जाके 60 ऑलमोस्ट हो गया है। तो काफ़ी परसेंटेज गिर गया है ऑलमोस्ट, आप देखोगे तो 6 से 7% ऑलमोस्ट गिर गया है, ठीक है, वोटिंग परसेंटेज। और एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी दिल्ली में जीत सकती है, ठीक है? ये एग्ज़िट पोल है, लेकिन मैं आपको फिर से बोलूँगा कि एग्ज़िट पोल आपको पता ही है कि 10 में से, आप अगर 5 से बोलूँ ना, 5 में से हार्डली 1 या 2 बार ही ठीक होते हैं, 3 से 4 बार तो गलत ही होता है। मतलब इनका जो प्रेडिक्शन परसेंटेज है वो काफ़ी गड़बड़ है, 10% भी सही से नहीं है, 10 से 20% बोल सकते हो आप। तो इस पे मत जाइएगा। बाकी अगला जो टॉपिक है बेसिकली वो है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिग कैट लाइन्स के बारे में। एक्चुअली क्या था, 2023 में ना, मोदी जी ने 2023 में क्या हुआ था कि इंडिया ने ना 50 साल पूरे किए थे। किसके 50 साल पूरे हुए थे, जो प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ने चलाया था, प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर को सेव करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। तो उस चीज़ को मतलब, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हुए, तो इंडिया ने ना एक बिग कैट अलायंस करके, पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये था, लेकिन वो फोर्स में नहीं आया था अभी। अब इस साल ना वो फोर्स में आ गया है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है वो फोर्स में आ गया है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि इंडिया ने लॉन्च किया है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, ठीक है। और लॉन्च कहाँ पे किया था? ये पहले मैसूर में। पूछा पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल बिग बिग कैट अलायंस है, वो पीएम मोदी ने कहाँ लॉन्च किया? तो मैसूर में, कर्नाटका में, ठीक है। बिग कैट्स बेसिकली, बिग कैट्स में ना 7 जो स्पीसीज वो आती हैं। जैसे पहला है टाइगर, ठीक है, दूसरा है लायन, तीसरा लियोपार्ड, चौथा है स्नो लियोपार्ड, फिफ्थ है चीता, देन जैगुआर एंड देन प्यूमा। और ये ना काफ़ी कई चीज़ों में सिमिलर भी लगते हैं। जैसे आप देखोगे, टाइगर और चीता और जैगुआर और लेपर्ड, ये काफ़ी थोड़ा डिफरेंट होता है, इनके बॉडी जो टेक्सचर होता है उसमें, ठीक है। और इनमें से ना 7 में से 5 तो इंडिया में मिलते हैं। कौन से? टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, ठीक है। और 7 और जो 27 कंट्री है ना, उन्होंने कंसेंट दे दिया है कि वो इसको ज्वाइन कर लेंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए 5 कंट्री हैं, जिसमें जैसे निकारागुआ, इंडिया, सोमालिया, ये है मतलब, ठीक है। 2 और हैं, तो लेकिन वो जानने की इतना आपको ज़रूरत नहीं, बस इतना है कि 27 कंट्री ने कंसेंट दे दिया है इसको ज्वाइन करने के लिए। और जो इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट करेगा जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये चीज़ है। और इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकता है इसको? वो कंट्री तो ज्वाइन कर ही सकती हैं जो जहाँ पर मतलब ये जो सात में से एक भी अगर बिग कैट मिलता है, लेकिन वो भी ज्वाइन कर सकती हैं जिनमें एक भी इस तरह की, इनमें से एक भी स्पीसीज नहीं मिलती है, वो भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं। ये चीज़ है, ठीक है। तो दोनों ज्वाइन कर सकती हैं। अब अगला जो आर्टिकल है बेसिकली वो एमएसएमई सेक्टर के बारे में। वैसे बजट में ना एमएसएमई सेक्टर के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, बताया गया है इनिशिएटिव के बारे में। और अभी भी जो न्यूज़पेपर है ना, उसमें बजट की ही चीज़ें आ रही हैं। लेकिन चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये बार बार आ रहा है तो रिवाइज भी हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा।
क्योंकि बार-बार वैसे भी अपने से पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है? तो एमएसएमई सेक्टर में चेंजेस पहला क्या आया है कि एमएसएमई सेक्टर में की जो एक तरह से उनका जो वो है ना लिमिट है, बढ़ा दी है कि कौन-सा सेक्टर माइक्रो माइक्रो से एंटरप्राइज़ेज़ होगा, कौन-सा स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ होगा, कौन-सा मीडियम होगा, तो उसको रिवाइज़ कर दिया गया है। तो इन्वेस्ट के कौन-सी ऐसी जो एंटरप्राइज़ेज़ हैं वो जो माइक्रो होंगी, ऐसी जिनमें जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 2.5 करोड़ होगा। ऐसी जो एंटरप्राइज़ेज़ जिनका जो इन्वेस्टमेंट है 2.5 करोड़ होगा, उसको बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज़ेज़, और जिनका जो टर्नओवर है वो कितना होगा 10 करोड़, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़, और आप देखोगे अगर मैं 2.5 करोड़ में ना 4 से इंटू कर दूँ, गुणा कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 10 करोड़ बन जाता है। और स्मॉल कौन-सी वाली होगी? स्मॉल होगी जिसमें इन्वेस्टमेंट्स 25 करोड़ है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ है। अगेन अगर 25 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 का, तो वो 100 करोड़ बन जाएगा, ठीक है? फिर मीडियम वाला कौन-सा होगा? जिसका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ है और जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है, ठीक है? अगेन वही चीज़ है। तो बस ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है? कि अब आपको याद ना रहे तो आप देख लो कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में कितने का डिफरेंस है। तो अगर इन्वेस्टमेंट में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो टर्नओवर निकल जाएगा, ठीक है? तो बस अगर इन्वेस्टमेंट भी याद याद रख लेते हो तो आप ध्यान में आ जाएगा कि आपको माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन-सी होंगी, स्मॉल कौन-सी होंगी और मीडियम कौन-सी होंगी, ठीक है? ये चीज़ है। अब दूसरे बहुत सारे इनिशिएटिव जो बजट में मेंशन किए गए हैं, जिनको स्टार्ट किया जाएगा या जिनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे पहला है क्रेडिट गारंटी कवर। तो क्या था ना कि एक एक तरह से ना अब तक क्या होता है ना, जैसे कोई स्टार्टअप है या कोई माइक्रो या कोई एमएसएमई इंडस्ट्री है। तो एमएसएमई इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे कोई माइक्रो इंडस्ट्री है या फिर मीडियम है, स्मॉल है, तो उसने कोई लोन लिया। तो लोन लिया, अगर उसने जैसे उसने 3 करोड़ का लोन लिया, उसने सिर्फ 2 करोड़ चुकाए हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई 2 आपका जो 1 करोड़ बचा हुआ है बैंक का, मतलब इंडस्ट्री ने बैंक से लोन लिया है, उसने 2 करोड़ लेकिन सिर्फ पे किया है बैंक को, 1 करोड़ उसका रह गया है। तो गवर्नमेंट बोला है कि भाई जो 1 करोड़ है ना वो हम लोग पे करेंगे। हम लोग गारंटी देते हैं इस चीज़ की कि हम बचा हुआ पैसा अगर वो नहीं पे कर पाएगी इंडस्ट्री, तो हम लोग पे करेंगे। इससे क्या होगा ना कि इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस आएगा कि वो लोन ले पाएगी, और बैंक्स ना को भी कॉन्फिडेंस आएगा उनके ऊपर कि ये नहीं देंगे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट तो देगी पैसा उनको। तो ये चीज़ें, तो उसको इसलिए बोला है क्रेडिट गारंटी कवर, ठीक है? तो और अगला जो चीज़ है वो स्टार्टअप के बारे में है। एक्चुअली क्या है ना कि स्टार्टअप के लिए भी जो क्रेडिट क्रेडिट गारंटी कवर है, उसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, वो 10 से 20 करोड़ कर दी गई है, ठीक है? और जो कस्टम और स्टार्टअप्स के लिए ना और एमएसएमई सेक्टर के लिए कस्टमाइज़ क्रेडिट क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट देगी, सॉरी माइक्रो एंटरप्राइजेज़ के लिए देगी, जिससे वो माइक्रो एंटरप्राइज़ लोन ले सके, कितना 5 लाख रुपए तक का। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ के लिए कस्टमाइज़ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, ठीक है? जिससे वो 5 लाख तक का लोन ले पाएगी। इसके बाद है अगला जो टॉपिक है वो है फंड्स ऑफ फॉर स्टार्टअप के बारे में। तो बेसिकली मैंने आपको ये बजट में भी समझाया था कि फंड एक बहुत बड़ा फंड स्टार्टअप होगा, जिसमें से बहुत सारी जो छोटे-छोटे जो फंड होंगे ना, उनको फंड मिला करेगा। मतलब जो बहुत सारे छोटे-छोटे फंड होते हैं ना, वो बड़े वाले फंड से फंड लिया करेंगे और वो स्टार्टअप्स को दिया करेंगे। ये चीज़ है। जैसे ना स्टार्टअप कल्चर इंडिया में बढ़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ करेगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। इंडिया की जो विकसित भारत की जो एक योजना है, का जो सपना है, ड्रीम है पीएम मोदी का 2047 तक, वो कंप्लीट होगा। तो इससे रिगार्डिंग ये टॉपिक है बेसिकली। अगला जो टॉपिक है वो डीप टेक फंड ऑफ फंड्स के बारे में है। तो एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया में ना टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी लेड जो स्टार्टअप्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और जो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप है, उनको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ना इंडिया में एक फंड स्टार्ट होगा इसी के लिए, ठीक है? और अगला चीज़ है वो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। तो बजट में दे रखा है ना कि जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है? जैसे जिसमें उनको ना 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा अगले 5 साल में, ठीक है? अगले 5 साल में उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिसमें एससी, एसटी वाले भी आते हैं, ठीक है? वो चीज़ है जिसमें विमेन भी आती हैं, एसटी, एसटी वाले स्पेशली उन लोगों को। और एक ना एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है ना कि नेक्स्ट 2027 तक, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको $250 बिलियन तक आगे बढ़ाना है, ठीक है? ये चीज़ है। और इंडिया ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है टॉयज़ के लिए, क्योंकि पीएम मोदी का एक विज़न था कि इंडिया को ना एक टॉयज़ इंडस्ट्री में ना एक ग्लोबल इंडस्ट्री बनाना है। ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाना है टॉयज़ की। तो उसके लिए बजट में ना नेशनल एक्शन प्लान मेंशन कर रखा है, ठीक है? ये चीज़ है। और अगला टॉपिक है बेसिकली एक
जो नेशनल पार्क है उसके बारे में। तो मथिकेतन करके नेशनल पार्क है, जो 16 नेशनल पार्क है केरला में, जो वेस्टर्न घाट में आता है। और जो कार्डमम जो हिल रिजर्व्स है ना, उसका पार्ट है ये बेसिकली। तो थोड़ा-सा सोलह फॉरेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। सोलह फॉरेस्ट बेसिकली क्या है ना कि वेस्टर्न घाट में होते हैं, जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। और इनमें जो ट्री उगते हैं ना, उनकी जो हाइट होती है काफ़ी छोटी होती है, वो बहुत लंबे नहीं होते, ठीक है? तो बस थोड़ा-सा ये पता होना चाहिए हम लोगों को सोलह फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रो करते हैं, वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। वहाँ पे जो ट्री ग्रो करते हैं वो काफ़ी उनकी हाइट कम होती है, और इंडिया में वेस्टर्न घाट में मेजरली मिलते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। और एक्चुअली वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे क्या है कि बहुत लंबे समय के बाद ना एक छोटी-सी जो बर्ड स्पीशीज़ होती है, उसको देखा गया है, जिसका नाम होता है गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला, गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला, ठीक है? ये चीज़ है। और अगला जो और लास्ट आर्टिकल है वो है गर्वी इन दृष्टि डाटा रिपॉजिटरी के बारे में। तो क्या है ना कि डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, अंडर आता है, उसने ना एक जो फुल प्रूफ डिपॉजिटरी है, जिसका नाम है गरीब इन दृष्टि डेटा डिपॉजिटरी, वो डिपॉजिटरी एस्टेब्लिश की है। और ये डिपॉजिटरी बेसिकली क्या करती है कि जो भी डेटा होता है बेसिकली रेस्पिरेटरी डिजीज के रिगार्डिंग। और मैं यहाँ पे बोलूँ आपको मैं, जो फेरेट होता है, फेरेट फेरेट ना एक तरह की कैट स्पीसीज़ होती है। तो वो उसके ना, और उसकी जो ब्रीथिंग साइकिल है, और ह्यूमन की जो ब्रीथिंग साइकिल होती है, एक मनुष्य की, एक इंसान की, वो सेम होती है। तो इसलिए कभी कभी भी जब है ना, कभी भी जब किसी भी ह्यूमन को ना रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, साँस से जुड़ी हुई कोई बीमारी होती है, या फिर कोई माइंड से रिलेटेड जो बीमारी, न्यूरोलॉजिकल कोई डिजीज़ होती है, तो उसपे ना फेरेट पे ना काफ़ी रिसर्च की जाती है, जिससे ये पता कर सके कि क्या ह्यूमन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ है। और कोई भी जब वैक्सीन सबसे पहले दी जाती है इस बीमारियों के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले फेरेट पे उसकी ना जाँच की जाती है, और वो टेस्ट की जाती है। तो उस चीज़ के बारे में, तो इंडिया में ना पहली एक फेरेट रिसर्च फैसिलिटी भी लॉन्च की गई है। तो ये डिज़ीज़, ये मतलब बेसिकली टॉपिक था। तो इसमें बहुत सारा आपको जानना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि फेरेट फेरेट क्या है, एक कैट स्पीसीज़ है, और इंडिया में पहली एक फेरेट रिसर्च फैसिलिटी लॉन्च की गई है, ठीक है? और एक गरीब इन दृष्टि डेटा रिपॉजिटरी लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। और ये मतलब अगला जो एडिटोरियल्स है, मैं आपको शाम को इवनिंग तक मैं आपको वो यूट्यूब पे डाल दूँगा, ठीक है? तो ये मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू। और कहीं कुछ भी ना कुछ प्रॉब्लम हुआ करे, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी चीज़ है, तो आप उसको मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो कि भाई ये चीज़ हमें नहीं पल्ले पड़ रही है, या इसको इस तरह से आप समझाइए। तो मुझे सजेशन भी आप दे सकते हो, या मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको दे पाऊँ मैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और तैयारी करते हुए बहुत सारा डेटा आपको ऑलरेडी, बहुत सारा कंटेंट, किताबें आपको ऑलरेडी पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं उतना ही कंटेंट पढ़ाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, मैं आलतू फालतू कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ।